हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी तरफ से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेसन स्टार्ट करवा दिया गया है। वहाँ पर हमने सबसे पहले इस लेसन के तहत यह कवर करा था कि जो परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किन के द्वारा किया जाता है। पार्टीज़ के द्वारा की जाती है, एजेंट के द्वारा भी की जाती है, प्रोमिसर हिमसेल्फ, थर्ड पार्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जॉइंट प्रोमिसर, इनके द्वारा कब परफॉर्मेंस किया जा सकता है। वहीं पर प्रीवियस लेसन में हमने जाना था टाइम और प्लेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस के क्या रूल्स बताए गए हैं। आज हम उसके आगे बात करेंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आज हम यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर अपना लेसन आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह वाला एसेंशियल याद रखना बेहद ज़रूरी है। नो नीड परफॉर्म द प्रॉमिस अनलेस प्रॉमिस इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब बहुत सिंपल है इसमें कि जो प्रोमिसर है उसके द्वारा अपनी परफॉर्मेंस तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि जो प्रोमिसी है वो भी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल प्रॉमिस में सबसे ज़्यादा मेन एसेंशियल होता है कि दोनों पार्टीज़ जो है परफॉर्म करने के लिए तैयार होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए और रेडी होनी चाहिए वो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। यहाँ पर इस संबंध में इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताया गया है, वो आप देख लीजिए इसमें कि यहाँ पर इस संबंध में जो ए और बी हैं वो आपस में यह प्रॉमिस करते हैं कि जो ए है वो गुड्स बी को तभी डिलीवर करेगा जब बी यहाँ पर पेमेंट करने के लिए तैयार होगा। तो ए की तरफ से बी को गुड्स तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि बी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक कंडीशन यह बनती है कि अगर बी पेमेंट करने के लिए तैयार है पर ए गुड्स डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या होगा। फिर यहाँ पर अब बी जो है वो उसके पास ये राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है और ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेक्शन 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जब पार्टीज़ के बीच में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुई है, अब वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यह अराइज होता है कि इस प्रकार की प्रॉमिस को सबसे पहले कौन परफॉर्म करेगा। दोनों पार्टीज़ विलिंग हैं, रेडी हैं परफॉर्म करने के लिए। किस ऑर्डर में यह परफॉर्मेंस किया जाएगा, कौन सबसे पहले इस प्रकार की प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। तो ये वाली बात जो है पार्टीज़ बाय कॉन्ट्रैक्ट भी तय कर सकती हैं या फिर बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन भी इसको तय किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए है और बी दो पार्टी हैं और इनके बीच ये प्रॉमिस हुआ था कि जो ए है वो बी को एक मकान बनाकर देगा और बी उसके लिए उसे पेमेंट करेगा। तो फर्स्टली यहाँ पर जो प्रॉमिस है उसकी परफॉर्मेंस ऑफकोर्सली यहाँ पर ए के द्वारा ही फुलफ़िल की जाएगी क्योंकि पार्टीज़ के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन अगर पार्टीज़ ने ऐसी कोई बात तय नहीं करी है कि पहले परफॉर्मेंस कौन करेगा तो फिर इस बात को बिजनेस ट्रांजैक्शन के आधार पर तय किया जा सकता है। जैसे कि ए और बी यह प्रॉमिस करते हैं कि ए जो है वो बी को गुड्स डिलीवर करेगा, लेकिन जिन गुड्स को वो बी को डिलीवर करने की बात कर रहा है, इस प्रकार के गुड्स के बिजनेस ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी का आना बहुत ज़रूरी है। जो सिक्योरिटी बी के द्वारा दी जानी है उसी के बाद जो है ए यहाँ पर गुड्स बी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर अपने आप ही बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के आधार पर यह तय हो गया कि सबसे पहले परफॉर्मेंस बी के द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि बी के द्वारा ही यहाँ पर पहले सिक्योरिटी दी जाएगी, उसके बाद ही परफॉर्मेंस यहाँ पर फुलफ़िल की जा सकेगी। सेक्शन 53 लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और वो पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल प्रॉमिस है पार्टीज़ के बीच में, पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस फुलफ़िल करने से रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। एक एग्जाम्पल है, ए और बी के बीच में यह एग्रीमेंट होता है कि
ए और बी के बीच में यह एग्रीमेंट होता है कि जो बी है वो ए के लिए कुछ काम करेगा जिसके बदले में ए उसको 1000 रुपये देगा यहाँ पर। अब बी तो अपनी तरफ से काम करने के लिए तैयार है, रेडी है, लेकिन जो ए है वो उसे काम करने से रोक रहा है। तो अब यहाँ पर जो बी है उसके पास ये राइट है कि उसके बिहाफ पर यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 54 इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज डेट प्रोमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड। कई बार पार्टीज ऐसी प्रोमिस कर लेती हैं आपस में जिसमें दूसरे की प्रोमिस दूसरा अपनी परफॉर्मेंस तभी कर सकता है जब पहला अपनी परफॉर्मेंस फुलफ़िल कर दे। इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए। अगर ए है और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर ए ने अपने घर पर बी जो कि कारपेंटर है उसे बुलाया। क्यों बुलाया? अपने घर पर टेबल बनवाने के लिए उसने उस कारपेंटर को बुलाया है। अब यहाँ पर कारपेंटर अपनी परफॉर्मेंस तभी कर सकता है जब पहले ए उसे टेबल बनाने का जो भी मटेरियल लगता है वो लाकर प्रोवाइड करवा देगा। उससे पहले कारपेंटर अपनी परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता है। और अगर यहाँ पर बी को ए के द्वारा सामान मटेरियल दिया ही नहीं गया तो बी अपनी परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता है, और उस वजह से अगर बी को जो लॉस होता है उसकी भरपाई ये ए करेगा। इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज डेट प्रोमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। टाइम एशेंस। कई बार पार्टीज़ के बीच में आपस में ऐसी प्रॉमिस की जाती है जिसमें पार्टीज़ का इंटेंशन क्लियर होता है कि वहाँ पर वो टाइम को एसेंस बनाना चाहते हैं, टाइम को एसेंशियल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टी हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो बी है वो प्रॉमिस करता है कि वो ए को गुड्स डिलीवर कर देगा 2 दिन के भीतर, लेकिन बी टाइम पर गुड्स डिलीवर नहीं कर पाता है, वो 4 दिन के भीतर उसे गुड्स डिलीवर करता है। और यहाँ पर अगर पार्टीज़ का इंटेंशन टाइम एसेंशियल नहीं है तो यहाँ पर ए केवल कंपनसेशन ही रिसीव कर सकता है। पर इसके विपरीत अगर पार्टीज़ का इंटेंशन टाइम एसेंशियल करना है तो फिर यहाँ पर इस प्रकार का एग्रीमेंट एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी वॉइडेबल हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, अगर ए एक टेलर दर्जी है और बी जो है उसके पास जाता है और उससे कहता है बी कि उसे अगले महीने की 10 तारीख को उसकी शादी है और उसको वेडिंग सूट 10 तारीख को चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर ए जो है इस वेडिंग सूट को 10 तारीख को ना दे के 12 तारीख तक ही प्रोवाइड करवा पाता है। ऑफकोर्सली यहाँ साफ पता चल रहा है इसमें कि यहाँ पर टाइम एसेंशियल है और इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है अब यहाँ पर वो बी के बिहाफ पर वॉइडेबल है और बी यहाँ पर इस संबंध में कंपनसेशन रिसीव करेगा। चलिए, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट सेक्शन 56। अभी मैं आपको यहाँ पर इसे अच्छी तरह बता देती हूँ, फिर हम इसके लिए अलग से एक लेसन बनाएंगे जिसमें मैं पूरी डिटेल्स में जाकर आपको इसे बता दूँगी, और क्योंकि अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको हम यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इम्पॉसिबिलिटी 2 तरह से होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब कोई ऐसी बात के लिए प्रॉमिस करना जो कि अपने आप में ही इम्पॉसिबल है, जो कि शुरू से ही इम्पॉसिबल है करना। अगर ए कहता है बी से कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा। क्यों देगा वो बी को 1 लाख रुपए? अगर बी बाय मैजिक उसके लिए खजाना निकाल देता है तब देगा। इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर ए कहता है बी से कि वो बी को 2 लाख रुपए देगा अगर बी ए के मरे हुए बेटे को जीवित कर दे, यह बात इम्पॉसिबल है, इनिशियल इम्पॉसिबल है, जिसे कोई चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता है। यस, अब सबसे पहली बात आती है इसमें सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है इस संबंध में। तो हम बता दें सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिस वक्त पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम तक सब कुछ सही था, लेकिन बाद में परिस्थितियां चेंज हो गई, जो उससे संबंधित लॉ थी वो चेंज हो गई है, तो वहाँ पर उस प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी को हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट बनाया गया था
वो पर्पस, वो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो हम इसे यहाँ पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हैं। ए का अपना खुद का एक म्यूज़िक हॉल है, ठीक है, जिसको बी के द्वारा किराए पर लिया गया था कि बी के द्वारा 10 तारीख को वहाँ पर परफॉर्मेंस किया जाएगा। लेकिन उसी दिन म्यूज़िक हॉल में ठीक एक रात पहले ही 9 तारीख को वहाँ पर अचानक से आग लग गई है और सब कुछ जल के ख़त्म हो गया है, राख हो गया है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे, क्योंकि अब उसे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रह गया है। सेक्शन 57 जो है वो इस संबंध में यह बताता है कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की गई है और उसका एक पार्ट वैलिड है और दूसरा पार्ट इलीगल है, तो जो पार्ट वैलिड है उसे इन्फोर्सेबल किया जाएगा। अगर ए कहता है बी से कि वो अपना मकान उसको 5 लाख में बेचेगा, और यह तो पहला प्रॉमिस है, फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद में वो ए कहता है कि वो अलग से उसे 7 लाख रुपए और देगा अगर बी इस मकान में गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है। तो यहाँ पर यह कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो वैलिड है, सेकंड पार्ट जो है वो इलीगल है, वो वॉइड है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। केवल जो वैलिड पार्ट है वो ही इन्फोर्सेबल करवाया जाएगा। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, बहुत सिंपल है। अगर ए कहता है बी से कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा, जिसके बदले में बी उसे या तो राइस या फिर अफीम की डिलीवरी करेगा, तो यहाँ पर इस तरह के अल्टरनेटिव प्रॉमिस में जो एक पार्ट है राइस का वो वैलिड है और दूसरा पार्ट जो है अफीम देने का वो इनवैलिड है। तो जो वैलिड पार्ट है उसको ही सिर्फ इन्फोर्सेबल करवाया जा सकेगा। तो आज का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि आज हम सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 58 तक ही जानेंगे, तो वो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।